हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन के चैप्टर को। इसमें हमने मैकेनिकल वेदरिंग को देख लिया था। इसमें हम देखा था कि किस प्रकार के यांत्रिक अपक्षय के प्रकार होते हैं, और साथ ही हमने ये भी देखा था कि यांत्रिक अपक्षय के इसमें हम देखेंगे आज टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। पिछले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग यानी यांत्रिक अपक्षय के प्रकार को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। फर्स्ट जो है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, यह भी एक रासायनिक अपक्षय का प्रकार है। इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद सर्टेन मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है वायु में मौजूद होती है और ये जल के साथ क्रिया कर कर कुछ, जैसे कि चट्टानों में मौजूद रहती है, और ये जल के साथ में और साथ ही साथ चट्टानों में मौजूद कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, खनिजों के साथ में क्रिया करती है, रासायनिक क्रिया करती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण ऑक्साइड्स फ्रॉम एंड द रॉक्स comes from example iron present in rocks combines with oxygen to form iron oxide और rust। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हम बारिश के दिनों में देखते हैं कि जितने भी लोहे की जो वस्तुएं होती है, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं यदि कोई चट्टान में लोहा मौजूद है यानी कि आयरन मिनरल मौजूद है आयरन के, तो आयरन और मौजूद होने की वजह से उसमें क्या होगा, जब आयरन यानी कि जो लोहा है वो वायुमंडल में मौजूद नमी से, मॉइस्चर से और जल से जब क्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन के जो वो हैं वो ऑक्साइड्स में बदल जाते हैं, और ऑक्साइड में बदलने की वजह से मिनरल धीरे धीरे क्या होने लगता है, चट्टान से अलग होने लगता है। ऐसे ही जो लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया है वो भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा बारिश में ही जंग लगता है, किसमें, लोहे, क्योंकि उस टाइम पे मौसम में मॉइस्चर या नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरी प्रक्रिया है कार्बोनेशन यानी कार्बनीकरण। Carbon dioxide present in the atmosphere dissolve with rainwater, the form we can call it carbonic acid. This makes rainwater acidic. The acidic rainwater reacts the rocks like limestone, calcium and bicarbonate ions from which are carried away from the by the water। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बनीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें यह है कि आपने जो वायुमंडल है, हमारे आसपास जो पर्यावरण या वातावरण मौजूद है, एनवायरनमेंट में मौजूद है, और बारिश में क्या होता है, ये बारिश के जल के साथ मिलकर यह कार्बोनेट्स का निर्माण करती है, और ये कार्बोनेट्स कुछ जो मिनरल्स होते हैं चट्टान में मौजूद होते हैं उनको घुलनशील बना देते हैं, और ये बारिश के जल के साथ में या फिर बहते हुए जल के साथ में घुलनशील होकर चट्टानों से पृथक होने लगते हैं, जैसे लाइक कैल्शियम यानी चूना। चूना भी यही इसी प्रकार का एक है जो कार्बोनेट्स के साथ में प्रक्रिया करके अपने आप में अलग होने लगता है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को कह सकते हैं। तो उससे चट्टानों से पृथक होने लग जाता है, चट्टानें स्वतः ही टूटने फूटने विखंडित होने लग जाती है, और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे कार्बोनेशन। तीसरा है हाइड्रेशन, इसको हम जल योजन की प्रक्रिया भी कहते हैं। दिस अकर्स व्हेन हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर combined with the minerals present in the rock and decomposes in for example feldspar and mineral is converted to carbon as the result of hydration। इसका हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, जस्ट लाइक कोई रॉक है, कोई चट्टान है, उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो जल होते हैं, जल के अंदर चट्टानें जल धारण करने लगती है, यानी कि बारिश का जो जल होता है उसको धीरे धीरे सोखने लगती है, और सोखने की वजह से चट्टानों में जल जो होता है, जल के साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होती है। इससे धीरे धीरे चट्टानों के आयतन में वृद्धि होने लगती है, और आयतन में वृद्धि होने के कारण ये चट्टानें टुकड़ों में बदल जाती है या फिर विखंडित हो जाती है। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, क्योंकि जैसे ही जल का अवशोषण होता है चट्टानों के द्वारा, उसके आयतन में वृद्धि होती है, और आयतन में विस्तार होने के कारण वो टूटने लग जाती है। अगला जो केमिकल वेदरिंग का टाइप है वो है सोल्यूशन यानी घोलन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो चट्टानों में मौजूद घुलनशील पदार्थ होते हैं वो बारिश के जल के साथ में या फिर बहते पानी के साथ में घुलकर बह जाते हैं, जस्ट लाइक रॉक साल्ट यानी कि सेंधा नमक, जिप्सम, ये सब घुलनशील पदार्थ हैं। और जिन जिन चट्टानों में भी जिप्सम और सेंधा नमक मौजूद होता है वो पानी के साथ में घुलकर आगे बह जाते हैं,
और इस वजह से चट्टानें धीरे धीरे विखंडित होने लग जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं घोलन की प्रक्रिया। घोलन की प्रक्रिया है वो ज़्यादातर हमें ऐसे एरियाज़ में मिलेगी जहाँ पर नमी है, और घोलन की प्रक्रिया जो है ज़्यादातर हम देखेंगे ग्लेशियल जो एरिया है यानी कि हिम नदी क्षेत्र और साथ ही जो कास्टल एरिया है उन एरियाज़ में ये ज़्यादा प्रोसेस होती है। आपके जो आगे के टॉपिक हैं जिनमें अपरदन के प्रकार है उनमें भी कहीं ना कहीं इनका जिक्र होगा, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। अगला जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसको हम जैविक अपक्षय भी कहते हैं। Biological weathering is a form of weathering caused by growth of roots and borrowing of animals. Plants' roots are the most efficient agent of the biological weathering as they give off acid that contribute to breakdown of biological weathering, increase with soil thickness until the optimum of biotic activities and reached. तो यहाँ हम देखेंगे कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है यानी जैविक अपक्षय है, इसमें जो पौधे हैं और जानवर हैं यानी जीव जंतु जो हैं जो चट्टानों के आंतरिक भागों में निवास करते हैं, ये क्या करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती है उनको टूटने तोड़ने में या फिर उनको विखंडित करने में अपना योगदान करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर कोई ट्री है, इसमें डायग्राम हम देख सकते हैं कि ये ट्री जो है ये किसके अंदर, ये इसके जड़ें फैल चुकी है चट्टान के अंदर, और इन जड़ों की वजह से चट्टानें क्या है टुकड़ों में विभक्त हो गई है। तो यहाँ भी एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, बायोलॉजिकल वेदरिंग में। इसी प्रकार कुछ जीव जो होते हैं जो बिल बनाकर रहते हैं, ये चट्टानों को छेद कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं, और उनमें बिल बनाने की वजह से चट्टानें अंदर से क्या हो जाती है, पोली हो जाती है, और बाद में उनमें या तो वर्षा का जल प्रवेश कर जाता है या किसी कारण से ये चट्टानें टूट जाती हैं। अगला है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट भी एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। मास मूवमेंट का मतलब ये है, यदि किसी भी पर्वतीय भाग से या फिर उच्च ढाल वाले भाग से बड़ी मात्रा में मलबा खिसक कर नीचे आता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे मास मूवमेंट, यानी बड़ी क्वांटिटी में मलबे का नीचे खिसकना, मास मूवमेंट। Mass movement is the movement of weathered material down on a slope due to gravitational forces. The weathered material is not transported by any agent of erosion. The movement can be sudden or very gradual depending on the steepings of the slope, amount of weathered material and presence of rainwater in the soil. कहने का अर्थ यह है कि मास मूवमेंट में कोई भी ऐसा गतिशील कारक इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब चट्टानों की ढाल की वजह से, पर्वत के ढाल की वजह से, खड़े ढाल की वजह से, या फिर ऊपरी जो भाग होते हैं पर्वतों के उनमें अत्यधिक ढाल के साथ साथ मलबे की मात्रा में वृद्धि की वजह से, वर्षा के जल की वृद्धि से वजह से धीरे धीरे मलबा चट्टानों के सहारे नीचे खिसकने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं मास मूवमेंट। ये कई तरह का होता है। एक तरह से लैंडस्लाइड जो होता है यानी भूस्खलन जो है वो भी किसका प्रकार है, मास मूवमेंट का ही प्रकार है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण। जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये, इसको हम आगे और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके ऊपर आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सॉइल इरोजन एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल इरोजन दोनों में क्या अंतर है और कैसे मृदा का संरक्षण जरूरी है। तो इन फैक्टर्स पे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।